हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज 5.2 आज हम करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है हमें, वो प्रॉपर्टीज़ हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया सब कुछ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जैसे अब क्वेश्चन में हमेशा ऐसे लिखा होगा आपको कि विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब है कि आपको डिटर्मिनेंट डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना है, आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ उसमें यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद आप उसको फिर सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पर प्रोसेस कुछ ऐसा आ जाए कि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो डायरेक्टली निकाल देंगे। अगर आपके पास कोशिश हमें करेंगे कि आपके कम से कम किसी रो या किसी कॉलम के अंदर 2 ज़ीरो बन जाएं। अगर 2 ज़ीरो बन गए तो आप उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, यानी कंप्लीटली आपको एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, उसके बाद फिर उसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ धीरे धीरे करके सीखेंगे कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है कि यहाँ पर विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू। वैल्यू आपको निकालनी है, एक्सपेंड डायरेक्टली नहीं करना है। अब आपको समझना है कि भाई इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाओ, कैसे लगाओ। कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि आप ऐसे करोगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, पूरा का पूरा दिमाग का खेल है, आपकी प्रॉपर्टीज़ का खेल है कि प्रॉपर्टीज़ को आप कितना अच्छे तरीके से समझ पाओगे और किस तरह से उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आ जाए एग्ज़ाम में कि जो आपके लिए बिल्कुल नया सा हो, जिसे करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो हर तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो आप सारी वैल्यूज़ को देखो कि भाई क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो रो 1 के अंदर से मैं 6 कॉमन निकाल सकता हूँ। 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है। अगर आप कॉमन निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कॉमन भी निकाल सकते हो। तो इसमें डिटर्मिनेंट को इस तरह से अगर लिख दूँ मैं, 6 कॉमन निकाल के, यहाँ पर आप दिखाना चाहो दिखा दो, टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम रो 1। ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हो, या आप इस तरह से लिख सकते हो कि रो 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रो 1 इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स ऑफ रो 1। ठीक है, अब ये जो 1/6 टाइम्स आपने रो 1 किया, तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू को बैलेंस करने के लिए 6 से बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि प्रॉपर्टीज़ कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर आइए आपके पास 6 से इसको डिवाइड करूँगा तो 17 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 3 आ गया, इसको करेंगे तो 6 आ गया। बचा यहाँ पर 1 3 4 17 3 एंड 6। अब इसको करने से फ़ायदा क्या हुआ आपको? ठीक है, फ़ायदा तो हमें हर जगह देखना चाहिए। यहाँ पर हमें फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे कि जो रो 1 और रो 3 है दोनों आइडेंटिकल आ गई। रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। तो अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाते हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। बाहर इसके 6 दिया हुआ है, 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 को तो भी आंसर आपका 0 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर अगर आप कहीं से कुछ कॉमन निकालना चाहते हो, नहीं निकल रहा है, और क्या कर सकते हैं हम, और हम ये कर सकते हैं कि इसका जो थर्ड कॉलम है उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू में 9 प्लस में 2। ठीक है, हर तरीके से सोचना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है। अब क्या यही पैटर्न बाकियों में भी फॉलो कर पाओगे आप? यहाँ 7 मैंने क्या ले, ये वाली टर्म ली है, और 2 मैंने जो ऐड किया है वो ये, यानी इन दोनों टर्म का मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्या ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है? अगर मैं यहाँ करूँ 8 इंटू में 9 प्लस में 3, 75 आ रहा है। अब मैं करूँ यहाँ पर 9 इंटू में 9 प्लस में 5, 86 आ रहा है। अब इससे क्या हुआ, अब आपका डिटर्मिनेंट जब आपने ये 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया तो इस डिटर्मिनेंट को आप 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आ गया 2 3 5 7 8 9, 7 इंटू 9 8 इंटू 9 9 इंटू 9, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारा 2 3 5 7 8 9 2 3 एंड 5। अब यहाँ जो सेकंड वाला है इसमें तो देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों आइडेंटिकल हो गए, ये 0 हो गया।
अब यहाँ से भी अगर आप 9 कॉमन निकाल दोगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था, अगर आप 9 कॉमन निकाल दोगे तो भाई ये भी तो आइडेंटिकल हो जाएगा ना, 7 8 9 बचेगा, 7 8 9 इधर है, यहाँ कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये जो बाद में जो है ये भी 0 हो जाएगा, यानी आंसर आपका निकल जाएगा 0। ठीक है, समझ आ रही ना बात कि आपको करना क्या है। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर क्या हम कॉमन कुछ नहीं निकाल सकते? क्या हम किसी टर्म को ऐसे करके लिख सकते हैं जैसे हमने ये लिखा है कि 7 इंटू में 1 करो आप, 7 इंटू समथिंग करो, 7 टू जो 14 माइनस 1, ऐसे अगर हम करें 9 टू जो 18 माइनस 3 15 आ जाएगा। ठीक है, और 11 टू जो 22 माइनस 5, तो यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी यही पैटर्न बन रहा है, बना दो इसे। क्या करना है यहाँ पर 1 3 5 एज इट इज़ लिखो, इसको तोड़ो, 7 इंटू में 2 माइनस 1, 7 टू जब 14 माइनस 1 करेंगे 13, 15 को लिखो आप, क्या लिखना है 9 इंटू में 2 माइनस 3, 9 टू जा 18, 18 माइनस 3 15, इसको लिखते हैं 17 को, 17 को लिख लेते हैं तो क्या आएगा 7 इंटू में 11 इंटू में 2 माइनस 5, 22 माइनस में 5 कितना आ जाएगा 17 आ गया। तो यहाँ पर भी आपके पास यही प्रॉपर्टी बन गई। अब इसको दो डिटरमिनेंट में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा 1 3 5 7 9 11, 7 इंटू 2 9 इंटू 2 11 इंटू 2। इसमें से अब यहाँ पर बीच में माइनस लग रहा है तो आप बीच में माइनस लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ प्लस लगा दो, एलिमेंट को माइनस में रख लो, -1 -3 -5 एक ही बात रहेगी। अब ये हो गया 1 3 5 7 9 11 1 3 और 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन निकाल देते हो तो ये रो 2 और रो 3 दोनों आइडेंटिकल हो गई, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से रो 1 और रो 3 ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, ये भी 0 हो गया, तो 0 में से 0 माइनस करोगे आंसर भी आपका 0 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम यही चीज़ आपसे पूछी है, प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करनी है और वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो ये x प्लस ए है, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी है, या तो इस डिटर्मिनेंट को आप दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लो, वही कर लेते हैं, वही आसान पड़ेगा। तो हमने इसको अलग अलग कन्वर्ट किया, x y z a b c x y z प्लस x y z a b c a b c, इसको हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से आप देखोगे ये कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, ये 0 हो गया आपका, और यहाँ से कॉलम 2 कॉलम 3 ये भी आइडेंटिकल है, 0 प्लस 0 आंसर भी आ गया 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी तोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। तोड़ो इसे, किस तरह से तोड़ोगे आप, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस, अब आप इसको अलग करो, ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। यहाँ पर रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल हो गए, 0 हो गया। यहाँ से 2 जब कॉमन निकल जाएगा तो रो 2 और रो 3 ये भी आइडेंटिकल हो जाएंगे। आप कॉमन ना निकालो, आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि रो 2 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल। अगर रो 2 और रो 3 दोनों प्रोपोर्शनल है तो कॉमन ओवर निकालने की जरूरत नहीं है, इतनी लाइन लिख दो। ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप सेकंड में रो 2 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल, तो भी इसको आप सीधा 0 के बराबर कर सकते हो। ये इस वाले डिटरमिनेंट की बात है, इसमें आप लिख दो सीधा कि भाई रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है तो ये 0 आ गया, इधर से 0 आ गया तो 0 प्लस 0 आंसर भी आ गया आपका 0। तो इसी तरीके से सॉल्व करने, उस प्रॉपर्टीज़ आप देखते जाओ किस तरह से यहाँ पर यूज़ हो रही हैं और प्रॉपर्टीज लगाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत दिमाग खपाने वाला चैप्टर है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये होता यही है कि जितना ज़्यादा आप उसमें एनर्जी लगाओगे, जितना दिमाग लगाओगे, उतना मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और मैथमेटिक्स ही आपको तो स्ट्रॉन्ग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें या 4th की बात करें तो वहाँ पर भी यही चीज़ आपसे पूछी गई है। 3rd में क्या कहता है कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट है फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पर है ये a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, p माइनस क्यू, q माइनस आर
आर माइनस पी, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी लिख लेते हैं पहले। यहाँ 1 1 1 बी सी सी ए बी, ए इंटू में बी प्लस सी, बी इंटू में सी प्लस ए एंड सी इंटू में ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसको इसको और इसको तीनों को ऐड कर दूँ, हम तीनों को ऐड भी कर सकते हैं, दो को भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं कैसे लिखूँगा उसको, मुझे कॉलम 1 की जगह चेंज करना है। तो कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 को मैं ऐड करूँ और फिर कॉलम 3 को भी ऐड कर दूँ। आप तीनों को ऐड कर सकते हो, तीनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या किसी एक को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे के साथ ऐड कर सकते हो। ये सब प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करने पर क्या होगा, इन तीनों को मैं ऐड करूँगा तो a माइनस ए 0 हो गया, माइनस बी प्लस बी 0 हो गया, माइनस सी प्लस सी ये भी 0 हो गया। तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। ऐसे इन तीनों को ऐड करेंगे, ये भी 0 आ रहा है। इन तीनों को ऐड करेंगे, ये भी 0 आ रहा है। यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर। अब किसी भी रो या कॉलम के अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो आपका जो आंसर है वो 0 आ जाता है। तो इसकी वजह से इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम क्या करें, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लो। तो 1 बी सी ए बी प्लस में ए सी, 1 सी ए बी सी प्लस में ए बी, 1 ए बी ए सी प्लस में बी सी। अब आप क्या करो, कॉलम 3 के साथ ऐड कर दो, कॉलम 3 प्लस में कॉलम 2। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 1 1 बी सी सी ए बी। अब कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर रहे हैं तो ए बी आपके पास ऑलरेडी है, ए सी ऑलरेडी है, इसमें आपको ये ऐड करना है तो बी सी आ गया। यहाँ से देखो बी सी ए बी सी ए, यहाँ से आ गया ए सी बी सी एंड ए बी। अब आप इस कॉलम को देखो, इस कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट जो है बिल्कुल सेम है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, जैसे 2 + 3 + 4 या 4 + 3 + 2 ऐसे लिखे हुए हैं। तो इसमें से आप इस पूरी की पूरी टर्म को कॉमन निकाल सकते हो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इसको कॉमन निकाल का बचा क्या, यहाँ 1 1 1 बी सी सी ए बी, इधर क्या बचा 1 1 1। कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों आइडेंटिकल हो गए, डिटरमिनेंट 0 हो गया। इसको इससे इंटू करोगे आप, ए बी ए सी और बी सी को इंटू करोगे 0 से, तो आंसर आ जाएगा इसमें आपका 0। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहता है आपसे, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a 1 बी सी एंड 1/b 1 सी ए 1/c 1 और ए बी। इसकी वैल्यू भी विदाउट एक्सपेंशन हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ये जो 1/a 1/b 1/c आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम एक काम कर देते हैं कि हम इस रो को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रो 1 को मैं क्या करता हूँ, रो 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं a के साथ। ऐसे अब रो 2 को करो b के साथ, रो 3 को कर दो c के साथ। अब इन तीनों से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर डिवीज़न में आ जाएगा, ए भी आ जाएगा डिवीज़न में, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। तीनों ऑपरेशन हम इकट्ठे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक बार में एक ही ऑपरेशन लगाएंगे। लेकिन ऑपरेशन लगाते समय ध्यान रखना है कि आपने यहाँ रो 1 में जो चेंज कर रहे हो, यहाँ पर आपको रो 1 को यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी रो 2 को जब आप चेंज कर रहे हो तो रो 2 को आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। जिसको आप चेंज कर रहे हो उसको अगले स्टेप में ही आप यूज़ कर सकते हो, उसी स्टेप में उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब इसको मैंने a से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ तो बन गया आपके पास a, यहाँ सॉरी 1 बचेगा, यहाँ पर a से कट जाएगा, इधर a आएगा, इधर हो जाएगा a b c, यहाँ पर हो जाएगा b, फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर 1, यहाँ b, यहाँ पर फिर से a b c बन जाएगा, इधर 1, इधर c और यहाँ पर आ गया a b c। अब क्या करते हैं, इस कॉलम के अंदर से तीनों को कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि तीनों के एलिमेंट एक जैसे हो गए। इसको जब आप कॉमन निकालोगे तो ये बाहर आ जाएगा ऊपर, ए बी सी डिवाइड में ए बी सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 ए बी सी 1 1 1, ये तो कट ही गया। ये दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल हो गए, इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, आंसर भी आपका
0 आ गया। ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट को भी देखते हैं हम यहाँ पर, वो क्या कहता है, फोर्थ का सेकंड पार्ट। इसमें आपको कहता है कि a प्लस बी, 2a प्लस में b, a प्लस बी, 2a प्लस में b एंड 3a प्लस में b, 2a प्लस में b, 3a प्लस में b, 4a प्लस में b, 4a प्लस में b, 5a प्लस में b, 6a प्लस में b। a की वैल्यू चेंज हो रही है, b उसने एज इट इज़ रखा हुआ है हर जगह। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम रो 2 में से रो 1 को पहले माइनस कर लेते हैं। हम ऐसे करते हैं, रो 2 की जगह ऐसे करते हैं, रो 2 माइनस रो 1, ताकि हमारा b तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। पहले इसको देखते हैं। रो 1 में हमने कुछ चेंज नहीं करा, ऐसे रख लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a माइनस a करेंगे, a आ गया, ये तो 0 हो गया। इधर से करेंगे ये भी a आ गया, इधर से करेंगे ये भी a आ गया। ठीक है, अब यही काम हम कहाँ पर कर लेते हैं, यही काम हम कर लेते हैं रो 3 में। अब ये दोनों ऑपरेशन देखो इकट्ठे लगा सकते हो, मैं अभी ऐसा करता हूँ, अलग अलग लगाता हूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। अब मैं क्या करता हूँ, रो 3 में से इसको माइनस कर देता हूँ, रो 3 की जगह रो 3 माइनस रो 1। ये जो मैंने यहाँ ऑपरेशन लगाया, इस ऑपरेशन को मैं यहीं पर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रो 2 को यहाँ चेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ रो 2 को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो उसको आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी एक बार में आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हो। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे तो क्या होगा, देखो a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, ये ऐसे रहेगा। यहाँ से 4a में से इसको माइनस करोगे 3a आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे फिर से 3a आ गया, यहाँ से भी 3a आ गया। अब देखो दोनों ये रो 2 और रो 3 दोनों आपस में प्रोपोर्शनल आ गई। या आप 3 कॉमन निकाल दोगे तो आइडेंटिकल बन गई। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर हो जाता है। वो जो रीजंस जो भी हैं वो रीजंस आपको साथ साथ यहाँ पर ज़रूर लिखने हैं कि आप किस वजह से इसको 0 कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो रो 2 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको कुछ दिए हुए हैं, 5th क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी हुई है, मैंने यहाँ पर उसको शॉर्ट में लिख दिया है कि यहाँ 5th क्वेश्चन में कहता है कि ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी करी थी कि जिसमें ka की हम वैल्यू निकालते थे ऑफ ऑर्डर n बाय n इज इक्वल्स टू k रेज टू पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर जब आपसे वैल्यू पूछी जा रही है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है इसका 2/2। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये तो k को जब बाहर निकाल देते हो, यानी k की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो 3 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, 3 की पावर 2 हो गया 9, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है -5, आंसर आ जाएगा आपका -45। ठीक है, सेम चीज़ सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। यहाँ पर ऑर्डर 3/3 है, तो जब आप 2a का डिटर्मिनेंट निकालते हो, ऑर्डर इसका 3/3 है, तो हो जाता है 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आ गया 8, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 है, तो ये आंसर आ गया आपका 32। 7th क्वेश्चन में भी ऑर्डर आपको 3 दिया हुआ है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है। वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो क्या हमें फ़र्क पड़ना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है -5a। ऑर्डर है इसका 3/3, तो हो जाएगा -5 की पावर 3 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब -5 की पावर 3 को सॉल्व करोगे आ जाएगा -1 to 5, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -2, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा आपका 250। ठीक है, आंसर भी चेक करते चलते हैं साथ साथ, कहीं -45, 32 और 250। अब यहाँ नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, आपको k की वैल्यू बतानी है। इन क्वेश्चंस में आपको k की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है। तो ये हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a है, अगर आप इसको निकालते हो तो इसकी वैल्यू की, ऑर्डर इसका 3/3 है, तो इसकी वैल्यू होगी 3 की पावर 3 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ये आपको किसके बराबर दिया हुआ है, इसके बराबर दिया हुआ है, तो इसको आप लिखते हो अगर इसके बराबर। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो,
इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, k की वैल्यू आ गई 3 की पावर 3 यानी 27। डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 दिया हुआ है, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे, प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है, एक तो कि ए बी का अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो ये बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है कि अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ इसके ट्रांसपोज का निकालो, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो पहले तो हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में इसका ट्रांसपोज। तो अब इसको दोनों को इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब क्योंकि जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वो ए के डिटरमिनेंट के ही बराबर होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो उसे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करोगे आंसर आ जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब 10th में कहता है आपसे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड ये करना है आपको। अब ये फाइंड करना है तो क्या करते हैं, हम दोनों तरफ डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें फिर से आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो इस प्रॉपर्टी को लगाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, कैसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट आप जब भी निकालोगे 1 के ही बराबर होगा। अब यहाँ से इसमें फिर ये वाली प्रॉपर्टी आप लगा दो कि दोनों का ट्रांसपोज करते हैं तो डिटरमिनेंट करते हैं तो दोनों का बराबर होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में 1। ये बन गया आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने पर क्या होगा, जो इसका साइन है प्लस माइनस दोनों हो जाएंगे, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 11th क्वेश्चन में आपको ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू 125 फाइंड एक्स। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब आपको दिया हुआ है तो क्या हमें यहाँ पर ए की पावर 3 यानी ए क्यूब मैट्रिक्स निकालने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ डिटरमिनेंट निकालो ए का। उसके बाद बताता हूँ आपको मैं क्या करना क्या है। ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी x² - 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर आप a की पावर m का डिटरमिनेंट निकालते हो तो आप इसको डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर m भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। हमें यहाँ पर चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब इज इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ a का होल क्यूब। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए आया x² - 4, तो ये हो गया आपके पास x² - 4 का होल क्यूब। अब ये आपको किसके बराबर दिया हुआ था, 125 के बराबर दिया हुआ था, तो इसको आप रखो 125 के बराबर। तो x² - 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू 125। अब यहाँ पर आप इसका क्यूब रूट करोगे तो 125 का अगर आप क्यूब रूट करोगे तो यहाँ रह जाएगा 5। तो x² की वैल्यू आ गई 9, यानी x की वैल्यू आ गई +-3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, शो दैट 1 रूट ऑफ द इक्वेशन। 1 रूट का मतलब यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि रूट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो वैल्यू होगी उनमें से एक वैल्यू ये होगी। पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू बतानी है कि एक वैल्यू ये भी होगी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों कॉलम को आप आपस में प्लस कर दो। कॉलम 1 की जगह कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो इसमें a भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा, c भी आ जाएगा, तो वो वाली टर्म आ जाएगी आपके पास a + b + c। ऐसे इन तीनों को ऐड करोगे तो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पर भी ये सेम आ गया। इक्वल टू में 0 आप कॉलम 2 जो है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, 3 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, और इसकी जो वैल्यू आपको 0 के बराबर दे रखी है। अब ये वाली टर्म ये पूरी की पूरी कॉलम 1 में से कॉमन निकल जाएगी, तो आपके पास बचा गया x प्लस में a प्लस b प्लस c इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1, ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट है, मतलब 2 फैक्टर आपके बन गए। एक फैक्टर ये है क्योंकि ये भी एक सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ नंबर आएगा। एक ये हो गया, जैसे हम इक्वेशंस में सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि 2 फैक्टर बन गए, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस में
ए प्लस बी प्लस सी इन टू में, या इक्वल्स टू में 0 रखो, और 1 1 1। इसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आंसर हमें चाहिए वो हमारा इसी से निकल जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो इन तीनों टर्म्स को जब आप उधर ले जाओगे, ये तीनों टर्म माइनस में हो जाएंगी, माइनस कॉमन निकाल दो, ये आपका एक आंसर आ गया कि x की जो एक वैल्यू है वो ये आपकी निकल गई। दूसरी वैल्यू यहाँ से निकलेगी, उससे नहीं पूछा तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा गया हम उतना ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में आपको यही मैट्रिक्स दी हुई है, इसी का आपको, सॉरी उससे पहले 13th है। 13th क्वेश्चन करते हैं, इसको भी हम यहीं पर ही रखते हैं क्योंकि इसकी हमें फिर से ज़रूरत पड़ेगी अभी 14th में। तो 13th क्वेश्चन में क्या कहता है ये, 13th क्वेश्चन में आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है a इंटू में a स्क्वायर बी सी, a स्क्वायर बी सी, बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी ए एंड ए बी इज इक्वल्स टू 1 a स्क्वायर a क्यूब, 1 b स्क्वायर b क्यूब, 1 c स्क्वायर c क्यूब। इन दोनों को आपको बराबर प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। और 14th क्वेश्चन में अभी आपको प्रूव करना है, 14th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रूव करना है कि जो इसका डिटर्मिनेंट है ये 0 के बराबर है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। पहले तो यहाँ पर 13th में क्या कहता है आपसे, इसको आपको इसके बराबर लाना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर हम इसको a से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ a क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर a b c आ जाएगा। तो हमने r1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है a से, ठीक है, a टाइम्स ऑफ r1। ऐसे ही इसको कर दो आप मल्टीप्लाई b से, और r3 को मल्टीप्लाई कर दो आप c से। तो अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर बैलेंसिंग ज़रूर ध्यान रखनी है। बैलेंसिंग अगर गड़बड़ कर दी ना तो आंसर में आपके गड़बड़ हो जाएगी, बता रहा हूँ, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है ये। तो डिटर्मिनेंट में आप क्या करोगे, जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसको बैलेंस कर दो बाहर। तीनों को मल्टीप्लाई किया था, उसको बैलेंस करने के लिए तीनों से डिवाइड कर दिया। अब ये तो बन गया आपका a स्क्वायर, ये आ गया a क्यूब, ये हो गया a b c। अब इधर आ गया b स्क्वायर b क्यूब, ये भी आ गया a b c, c स्क्वायर c क्यूब, ये भी आ गया a b c। अब इस a b c को आप कॉमन निकाल दो। अब यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ बाहर आ जाएगा ये a b c डिवाइडेड बाय a b c। अब इधर रह गया a स्क्वायर a क्यूब 1, b स्क्वायर b क्यूब 1, c स्क्वायर c क्यूब और 1। अब देखो अपने आंसर की तरफ आओ। आंसर में क्या चाहिए आपको, 1 इधर चाहिए, 1 इधर चाहिए। तो कॉलम 1 को मैं रिप्लेस कर दूं कॉलम 1 के साथ और कॉलम 3 के साथ। इन दोनों को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 इंटरचेंज बाय कॉलम 3। तो जब आप किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हो तो इसके डिटर्मिनेंट में माइनस साइन का फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा बाहर, ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस में हो जाएगा, 1 1 1 इधर आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा अभी, और ये जो है ये बाद में यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमारे आंसर में अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है, ये वाली टर्म हमें इधर चाहिए, ये वाली टर्म इधर चाहिए। तो फिर से आप इसमें एक बार और इंटरचेंज कर दो। अब क्या करते हैं अब हम कर देते हैं कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज। अब दोबारा से इंटरचेंज कर रहे हो तो फिर से एक माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर जो आपका क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये इधर आ जाएगा और इधर से ये आ गया। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 14 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, उन दोनों में आपको सॉल्व फॉर एक्स बोलता है, मतलब एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर प्रूव कुछ नहीं करना, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो सबसे पहला काम तो इसमें वही करते हैं हम, कॉलम 1 की जगह कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 यूज़ कर लो। तो आपके पास यहाँ से बनेगा x प्लस a प्लस b प्लस c, सेम यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर आ गया b c x प्लस b a b x प्लस c।
इसको आप कॉमन निकाल दो। कॉमन निकालने के बाद आ गया यहाँ पर x प्लस में a प्लस b प्लस c, एक फैक्टर आपका ये बन गया, यहाँ 1 1 1 आ गया, b c, x प्लस b इंटू में a, b इंटू में और x प्लस c, ये आ गया। अब यहाँ से देखो, अब ये आपके पास एक फैक्टर ये बन गया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था आपने कि जो x प्लस a प्लस b प्लस c 0 के बराबर हो गया। दूसरा आपको ये फैक्टर अलग हो गया 1 1 1, एक ये 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका तो काम खत्म, x की वैल्यू यहाँ से एक आ गई आपके पास ये। अब x की वैल्यू अब यहाँ से आपको निकालनी है। अब यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो कॉमन हम में से निकाल दें या कुछ मल्टीप्लाई करके उसको बराबर ले आएँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। डिटरमिनेंट में जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे उतना हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम ज़ीरोज़ कैसे बना सकते हैं, इस R1 में से R2 को माइनस कर दो, R1 में से R2 माइनस कर दो, और यहाँ पर जो R2 है मैं उसको भी साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, R2 माइनस R3। दोनों ऑपरेशन आप इकट्ठे एक ही स्टेप में लगा सकते हो, बस फिर वही चीज़ का ध्यान रखना है जो पहले भी बताई थी। आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो R1 को, आप इन दोनों में से किसी में भी R1 को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि R1 पहले यहाँ पर चेंज होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके बाद वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसी स्टेप में आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो R1 में से R2 यूज़ करेंगे हम, तो ये तो हो गया 0, b में से इसको माइनस करेंगे तो b से b कट जाएगा, माइनस x बचा, c माइनस a, यहाँ पर फिर ये 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, x बच गया खाली, यहाँ से बच गया a माइनस x माइनस c, नीचे आ गया आपके पास 1 b और x प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो दो जीरोज आपने बना दिए हैं, तो कॉलम 1 की हेल्प से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको सॉल्व ही नहीं करोगे, उसका मतलब ये है कि आप उसको डायरेक्टली सीधा का सीधा सॉल्व नहीं करना, आपको उसको जीरोज बनाने की कोशिश करो। अगर कुछ प्रॉपर्टीज लग के सीधी वैल्यू निकल जाए सीधी निकाल दो, अगर नहीं निकले तो मैक्सिमम जीरोज बनाने की कोशिश करो, उसके बाद उससे सिंप्लीफाई करो जहाँ से आपके दो जीरोज बन जाए उसी रो से या उसी कॉलम से। तो मैंने यहाँ पर लिया पहले 1 इन 2 में, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, माइनस एक्स से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स इंटू में a माइनस एक्स माइनस सी, फिर माइनस साइन, c माइनस a से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, इधर से आ जाएगा माइनस सी एक्स प्लस में ए एक्स, सी एक्स कटेगा नहीं, यहाँ पर ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा, सी एक्स भी हमारा कटना चाहिए था, क्यों नहीं कटा, ये माइनस और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये भी कट गया आपके पास। बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। तो एक्स की एक वैल्यू आपके पास 0 आ गई और एक्स की एक वैल्यू आपके पास माइनस ए प्लस में बी प्लस में सी ये आ जाएगी। यहाँ पर भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर भी आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीधा कुछ कॉमन निकाल सको, कुछ प्लस करके माइनस करके कॉमन निकाल सको, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ भी हम ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस, कॉलम 3 को माइनस कर दो, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो 3 माइनस 1 2 हो गया माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा -2 प्लस में एक्स। यहाँ पर भी 0 बना लेते हैं। कॉलम 2 में से भी कॉलम 3 को माइनस कर दो, माइनस नहीं करते यहाँ प्लस करते, -1 प्लस 1 ये 0 हो गया, इसको सॉल्व करोगे 4 माइनस एक्स -1 और प्लस में 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, कोई साइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। 3 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स 1 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तो क्या किया, इसमें से हमने इसको माइनस किया था, यहाँ पर हमने इसको प्लस कर दिया, प्लस करने से ये 0 बन गया। 5 माइनस 1 करेंगे 4 हो गया माइनस एक्स, फिर इसमें से हमने इसको प्लस किया तो -3 प्लस में 1 2 आ गया माइनस एक्स एज इट इज़। अब यहाँ से देखो इस वाली कॉलम में से आप ये 2 माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हो। कैसे कॉमन निकल रहा है, यहाँ 2 माइनस एक्स है, यहाँ पर दोनों का साइन चेंज है, तो यहाँ पर जब आप 2 माइनस एक्स कॉमन निकालोगे तो आपके पास यहाँ तो 1 बचेगा
यहाँ 0 है, यहाँ बच जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ से साइन इसके उल्टे हो रखे हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस कॉमन निकाल के 2 - x। तो ये जो हमने बाहर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बच गया -1। बाकी जो अभी एज इट इज़ रखो आप। अब एक 0 और हम बना सकते हैं कहाँ से, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें। अभी 2 0 तो आपके पास आए हैं देखो, लेकिन ये इस रो में है, ये इस रो में है, कॉलम भी दोनों का डिफरेंट है। एक रो या एक कॉलम में कोशिश करनी है। अब आप रो 1 को रो 2 के साथ ऐड करो। एक फैक्टर आपका ये बन चुका है, इसको 0 के बराबर रख दो और यहाँ पर रो 2 के साथ रो 1 की जगह यहाँ पर आप कर दो रो 1 प्लस में रो 3। ये 0 हो गया, इनको प्लस करेंगे 2 - x आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 4 - x आ जाएगा। ये 0, 4 - x, -1, -1, 2 - x, 3 - x इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 2, तो इसका काम तो ख़त्म, एक वैल्यू ही आ गई। अब इसकी हेल्प से इसको एक्सपेंड करो, -1 × में, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - x को -1 से करेंगे तो -2 + x हो जाएगा, फिर माइनस साइन, 4 - x को 4 - x से करेंगे तो 4 - x का होल स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, -2 प्लस में x -16 + x² -8x। इसकी ब्रैकेट जब खोलोगे आप, ब्रैकेट खोलने के बाद आपके पास क्या बचेगा, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ से आप देखो -1 -2 प्लस में x, ब्रैकेट खोलेंगे तो -16 -x² और -8 + 8x हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, -x², 8x + x 9x, 16 और 2 18। अब ये जो बाहर माइनस था, इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज कर दो, x² -9x प्लस में 18। इसके फैक्टर करके देखो, अब 18 के फैक्टर जिससे 9 आ जाए, तो कोई फैक्टर इसके हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 6 और 3, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपके पास x - 6 और x - 3, ये दो फैक्टर बन गए। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आपके पास 3 आंसर हो गए, x की वैल्यू 2 आ गई, 3 आ गई और 6 आ गई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है कि ये 0 के बराबर आपको प्रूव करना है, अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो AP में है। तो ये AP में है, तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास, जो हमने 11th क्लास में AP पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि अगर 3 टर्म AP में होते हो तो बीच वाली टर्म का डबल जो होता है वो इसके बराबर आ जाता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर। तो इसको हम यूज़ करेंगे आगे। यहाँ पर अब देखो, अब करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको ये कर लेना चाहिए, अल्फ़ा प्लस गामा हमें चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस गामा तब आएगा जब आप इन दोनों को ऐड करोगे। तो हम यहाँ करते हैं, रो 1 की जगह कर देते हैं रो 1 प्लस में रो 3। तो उससे क्या हो गया, यहाँ से 2x -4 हो जाएगा, 2x -6, 2x -अल्फ़ा -गामा, ठीक है, x -3। ये 4 है, ये गामा नहीं है, गामा और 4 एक जैसा लग रहा है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो -अल्फ़ा -गामा है, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 2 बीटा। ये -अल्फ़ा -गामा का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, तो इसकी जगह वैल्यू आएगी -2 बीटा आ जाएगी। तो यहाँ पर -2 बीटा रखो पहले, यहाँ से 2 कॉमन निकालते चलो, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2x और माइनस में 2 बीटा। बाकी अभी कुछ हमें चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर देखो कि ये वाली जो टर्म है, इसमें से 2 कॉमन निकाल रहा है, इस 2 को कॉमन निकाल दिया हमने, x -2, x -3, x माइनस बीटा। अब देखो हमारा आंसर निकल गया। कैसे निकला, आया समझ में नहीं आया? रो 1 और रो 2 को देखो, रो 1 और रो 2 दोनों आइडेंटिकल हैं।
ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो ये 0 हो जाएगा। 0 को आप 2 से इंटू करोगे तो 2 इंटू 0 आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो इसके लिए आप क्या करो, इसमें से कॉलम 1 में से कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अब इसमें से जब आप इसको माइनस कर रहे हो तो मैं साइड में लिख के बता रहा हूँ आपको, a प्लस बी में से माइनस कर रहे हैं हम इसको तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इसको माइनस कर रहे हैं इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपके पास, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, -2c बचेगा। ऐसे जब यहाँ पर करोगे आप इसको तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, -2a बचेगा, इधर -2b बचेगा। b प्लस सी, c प्लस a, c प्लस a प्लस b, a प्लस b एंड b प्लस सी, ये आ गया आपके पास। यहाँ से आप कॉमन निकाल दो 2, क्योंकि यहाँ पर 2 तो आपको चाहिए, माइनस को रहने दो अंदर ये भी, तो रहेगा -c -a -b। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, या ऐसा करो माइनस को भी कॉमन निकाल ही दो, उसको बाद में ले जाएंगे अंदर। अब हमें इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास b बच जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास a बच जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर कॉलम 2 की जगह कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दो, कॉलम 3 की जगह भी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दो। तो उससे क्या हो गया आपके पास, अब ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो b बच गया, यहाँ से a बच गया, c बच गया, और यहाँ से आपके पास इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो अच्छा यहाँ गलत लिख दिया, a प्लस b था, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a बचेगा। ऐसे यहाँ से इसमें से इसको माइनस करोगे a आ गया, इसमें से इसको माइनस करोगे b हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो c हो गया। अब इससे मैच करो कि क्या यहाँ पर गड़बड़ है हमारी। अभी देखो जो फर्स्ट कॉलम है वो आ रहा है आपका थर्ड कॉलम पे, थर्ड कॉलम आ रहा है फर्स्ट कॉलम पे, तो कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दो कॉलम 3 के साथ। तो जब इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस का साइन और आ जाता है, उस माइनस साइन को आप बाहर निकालो, ये ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो अब आपके पास ये पहले आ जाएगा, बीच वाला तो एज इट इज़ ठीक है, ये लास्ट में आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ तक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन इसमें 9 क्वेश्चन हो रहे हैं और उसमें आगे सभी में प्रूफ करना है, तो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह। एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, लेकिन अब ज़रूरत है आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जल्दी से जल्दी आपको ये टॉपिक समझ में आ पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।